श्रोताओं, आकाशवाणी जगदलपुर के कार्यक्रम आज के अतिथि में आप सभी का स्वागत है। श्रोताओं, जीवन उपलब्धियों और चुनौतियों का मिश्रण है। कड़ी मेहनत, लगन और जीतने का मादा हो तो व्यक्ति अपनी मंजिल पा ही लेता है। इस कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात ऐसे ही व्यक्तित्व से करवाते हैं जिन्होंने स्वयं को स्थापित भी किया है और सफलताएं भी हासिल की, और हम जान सकें इन्हें करीब से, उनके इस सफर के बारे में और उनके व्यक्तित्व के अनछुए पहलुओं के बारे में। श्रोताओं, आज हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं वर्तमान में बस्तर रेंज के महानिरीक्षक सुंदरराज पट्टेलिंगम। आप 2003 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। आपने बस्तर क्षेत्र में लंबे समय तक रहकर वामपंथी उग्रवाद को खत्म करने में और स्थायी शांति स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास किए हैं और सफलताएं भी हासिल की हैं। सुंदर जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी। नमस्कार सुंदरराज जी, हम आपसे जानना चाहते हैं कि आपकी जो शिक्षा है, आपका जो प्रोफेशन है और आपके परिवार के बारे में, कि आपका बचपन कहाँ बीता और वर्तमान में आपका परिवार कहाँ है, इसके विषय में आप हमारे श्रोताओं को अधिक बताइए। जी, मैं मूलतः तमिलनाडु राज्य का कोयम्बतूर जिला का रहने वाला है। मेरा परिवार एक कृषक परिवार है। अभी भी मेरा परिवार से सभी लोग कृषि संबंधित काम से जुड़ा हुआ है। मेरा शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा मेरा अपना गांव में हुई है। उसके पश्चात हायर सेकेंडरी के लिए गांव से नजदीक कोयम्बतूर टाउन में मेरा क्लास 6 से लेकर 12वीं तक उधर का शिक्षा प्राप्त हुआ। तत्पश्चात तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में बीएससी एग्रीकल्चर साइंस में मेरा ग्रेजुएशन हुई। उसके पश्चात सिविल सर्विसेज की तैयारी करके वर्ष 2003 बैच में आईपीएस एग्जाम क्लियर हुआ। वर्तमान में छत्तीसगढ़ कैडर में विगत लगभग 22-23 साल से अलग अलग जिम्मेदारी में, पूर्व में जैसा एएसपी बस्तर, एसपी बस्तर, डीएजी दक्षिण बस्तर, वर्तमान में आईजी बस्तर के रूप में अपना सेवा देने के लिए एक अवसर प्राप्त हुआ है। आपके शौक क्या क्या हैं बचपन से लेकर अभी तक, और अभी जो आप नौकरी में इतने व्यस्ततम पद पर हैं, तो आप अपने शौक के लिए कैसे समय निकाल पाते हैं? जैसा भी तब बचपन के समय लगातार स्कूल और अन्य जो कार्य में शामिल होने के कारण से बहुत ज्यादा हॉबीज को डेवलप करने के लिए कुछ अवसर नहीं मिला। लेकिन बाद में तब सर्विस में आने के बाद परिवार में जैसा श्रीमती जी और बेटियां दोनों पेंटिंग का काम करते हैं, जो काफी अच्छा रुचि लेकर करते हैं। उनसे अभी थोड़ा बहुत पेंटिंग का सीखने के लिए एक अवसर मिल रहा है। हो सकता है आने वाले समय में एक पेंटर बनने का, जो पेंटिंग का जो हॉबी को उसको बढ़ाने के लिए प्रयास की जा रही है। अरे बहुत बढ़िया आपने बात बताई। आपने ये भी बताया कि बचपन से आपको पढ़ाई की वजह से टाइम नहीं मिल पाया, और आप कृषक परिवार से हैं और आज भी आपके परिवार के लोग ये काम कर रहे हैं। और आपको इस क्षेत्र में, मतलब पुलिस के क्षेत्र में आने की प्रेरणा कैसे मिली? तब हम लोग पढ़ाई कर रहे थे, उस समय हम लोग का आइडिया नहीं थे जैसे यूपीएससी जैसा परीक्षा है, सामान्य परिवार से, कोई कृषक परिवार से भी कोई विद्यार्थी उस परीक्षा को देकर पास कर सकता है, सर हम लोग का बिल्कुल कोई सोचा नहीं था और कोई उम्मीद भी नहीं थे। तब हम बीएससी एग्रीकल्चर साइंस तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में कर रहे थे। उस दौरान हमारा कॉलेज के कई सीनियर हैं जिन्होंने यूपीएससी एग्जाम अपीयर हुआ, वो भी हम जैसा कृषक परिवार से थे। उन लोग एग्जाम्स क्लियर किया, फिर उनसे प्रेरणा मिला, फिर उन्होंने भी कॉलेज में आकर सभी जूनियर्स को मार्गदर्शन दिया है, इस एग्जाम को कैसा तैयारी करना है, इसमें क्या क्या विषय पर हमको फोकस करना है। उनके मार्गदर्शन में और उनकी मदद से हमारा बैच में भी कई लोग यूपीएससी एग्जाम में अपीयर हुआ और काफी लोग उसमें सफल भी हो पाए थे। जो उसके पूर्व में हम लोग के मन में ये बात है, आईपीएस, आईएएस या अन्य जितना भी इस टाइप का सर्विसेज है, सिर्फ उन परिवार के बच्चे जो ऑलरेडी जिसके घर में कोई शासकीय नौकरी में है या कोई संपन्न परिवार, वही लोग इसको क्लियर कर पाएंगे। एक सामान्य परिवार के लोग ऐसा सोच होती थी। लेकिन बाद में जैसे सीनियर्स ने इस एग्जाम्स को क्लियर किया, उनसे प्रेरणा लेकर हमने भी आगे तैयारी किया और 2003 में जो आईपीएस एग्जाम क्लियर करके प्रथम ही प्रयास में आपने सफलता हासिल कर ली। जी, 2003 में मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट थे जी। ये तो बहुत ही प्रेरणादायी बात है सभी के लिए कि पहले ही अटेम्प्ट में आपने इसे कर लिया। और आपने जो है पुलिस सेवाएं कहाँ कहाँ दी, ये तो आपने बखूबी बताया ही है, पर कार्यस्थल पर आपको किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ा? क्योंकि आपने बताया कि आपका जो बैकग्राउंड है वो बिल्कुल भी पुलिस सेवा या किसी से नहीं था, तो आपको कैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ा जब आपने पहली बार सेवा ज्वाइन की? तब 2003 में सिलेक्शन हुआ, उसके पश्चात हमको छत्तीसगढ़ कैडर आवंटन हुआ। उस समय छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश राज्य से अलग होकर 2-3 साल हो गए थे, और इस प्रदेश में सबसे जो बड़ी एक चुनौती थी सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए, जो पुलिसिंग के लिए, वो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म समस्या थे। इस समस्या को सामने करने के लिए फिर शासन द्वारा समय समय पर जो कार्य योजना तैयार करके उसका क्रियान्वयन की जा रही थे। उसमें हमारा जो फोर्सेस है, स्थानीय पुलिस बल और केंद्रीय अर्धसैनिक बल, सबने मिलकर काफी मेहनत से इस समस्या को समाधान करने के लिए काम किया है। और
चुनौती के रूप में लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म को क्लियर करने के लिए, उस चुनौती को सामने करने के लिए जो हमारा फोर्सेस भी काफी अच्छा तैयारी किया, साथ साथ हमारा तरफ से भी जितना विषय को ध्यान देकर मतलब इसमें एक एक कदम फोर्स को आगे ले जाने के लिए आवश्यकता होती है, उसी हिसाब से कार्रवाई की गई थी। वर्तमान में उसके परिणाम सबको देखने के लिए मिल रहे हैं। भारत सरकार और छत्तीसगढ़ शासन के एक स्पष्ट मंशा थे, उस मंशानुरूप अभी बस्तर संभाग के अंतर्गत नक्सल गतिविधि लगभग पूर्ण रूप से समाप्त हो चुकी है और आने वाले समय में बस्तर एक नया पहचान के साथ उभर कर देश दुनिया के सामने अपना एक आइडेंटिटी बनाएगा। आपने जो बताया कि बस्तर ने आपने बहुत लंबा समय बिताया है और बस्तर को आपने तब भी देखा था जब बस्तर नक्सल प्रभावित था और आज भी देखा है जब बस्तर पूरी तरह से नक्सल मुक्त हो चुका है, तो इन दोनों के बीच के सफर को आप किस रूप में देखते हैं? शुरुआत में काफी कुछ चुनौती रहा क्योंकि उस समय प्रदेश नया नया बनाए गए थे, उसमें हमारे पास रिसोर्सेज भी इतना ज्यादा नहीं थे, सीमित पुलिस स्टेशन थे, सीमित बल संख्या थे और अन्य जितना भी टेक्नोलॉजिकल साधन संसाधन का उस समय फोर्सेस के पास अवेलेबिलिटी थोड़ा सीमित ही रहते थे। बाद में जैसे जैसा और बल नया भर्ती किया गया, नवीन कैंप्स प्रारंभ किए गए थे और अतिरिक्त बल भी आवंटन हुआ और टेक्नोलॉजी में भी जो आवश्यक साधन संसाधन शासन की ओर से उपलब्ध कराया गया और फोर्सेस का मनोबल भी धीरे धीरे मजबूत होते गई है क्योंकि इस क्षेत्र में नक्सल गतिविधि कारण से अनेक जो निर्दोष आदिवासी, ग्रामीण, महिला, बच्चे सबका जान चले गए थे। हमारा सैकड़ों की संख्या में सुरक्षा बल सदस्य का शहादत हुआ। इन सब बात को देखते हुए शासन की जो मंशा थे ये नक्सल गतिविधि को पूर्ण रूप से समाप्त करना और क्षेत्र के जनता के मन में भी यही इच्छा थे और फोर्सेस ने इसको एक अपना संकल्प के रूप में लेते हुए बेहतरीन काम किया और इसका काफी अच्छा परिणाम वर्ष 2026 में हमको देखने के लिए मिला है। श्रोता, हम देख पा रहे हैं कि हमारे जो महानिरीक्षक जी हैं, सुंदरराज जी हैं, वो काफी सहज, सरल और मृदुभाषी भी हैं, जबकि इनका पद जो है वो काफी चुनौतियों वाला भी है और काफी मजबूत भी है। तो हमें ऐसा लगता है कई बार जो है आपने इतनी सारी उपलब्धियां हासिल की हैं, तो घर और बाहर का संतुलन आप कैसे बनाते हैं? निश्चित रूप से जैसे पब्लिक सर्विसेज में काफी एक हमेशा डायलेमा रहते हैं, फैमिली को कितना समय दे पाएगा और अपना प्रोफेशन में कितना समय दे पाएगा, लेकिन सौभाग्य से फिर हमारा फैमिली का सपोर्ट सिस्टम काफी अच्छा रहा, जो हमारे परिवार में पिताजी से लेकर माताजी और अभी श्रीमती जी और बेटियां और जितना भी जो एक्सटेंडेड फैमिली है सब लोग ने काफी समर्थन और सहयोग दिया। इधर सब हम काम में लगा रहते फिर बाकी जो पारिवारिक काम को जो परिवार में अन्य सदस्य है वो लोग और फ्रेंड सर्कल में भी जो वो लोग कर लेते और उन्होंने हमेशा ये प्रेरणा देते मतलब आप अपना काम में फोकस कर सकते, बाकी इधर का जो पारिवारिक जिम्मेदारी हम सब लोग मिलकर कर लेते। उस सहयोग से, उस समर्थन से हमारा काम में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हुई, उल्टा हमको और जैसे मजबूती से काम करने के लिए एक अवसर भी प्राप्त हुआ। बहुत अच्छी बात आपने कही कि परिवार के अन्य सदस्यों ने और एक्सटेंडेड फैमिली के मेंबर्स और दोस्तों ने भी आपको इतना सहयोग दिया कि आप परिवार की चिंता से पूरी तरह से तनाव मुक्त रहे और आपने अपना पूरा समय जो है अपने कार्य में लगाया। बहुत बढ़िया बात आपने कही। बट कार्य के इतने दबाव के बाद आप अपने आप को तनाव मुक्त कैसे रखते हैं? कभी ऐसा क्षण भी आता होगा जब आपको ऐसा लगता हो या मैं बहुत थक गया हूं या मुझे इतनी ड्यूटी कंटिन्यू करनी पड़ी है, तो आप अपने आप को किस तरह तनाव मुक्त रखते हैं? वर्तमान की जो परिस्थिति जैसा शासन के संकल्प थे और सिक्योरिटी फोर्सेस में भी इसमें कमिटमेंट थे और जैसे ये इस कार्य से हम लगभग पूरे एक पीढ़ी के लिए एक नया और सुरक्षित बस्तर सौंपने के लिए एक अवसर थे, उसी को लेकर हम लगातार हमारा टीम के साथ मिलकर हमने काम किया। काफी चुनौती तो सामने आते हैं प्रोफेशन में, बट इसके बावजूद हमारा जो कमिटमेंट थे, जो फोर्सेस का जो इन्वॉल्वमेंट थे, उन सबको देखकर कभी ऐसा थकावट नहीं हुआ। लेकिन बीच बीच में जैसा अपने आप को री एनर्जाइज करने के लिए कुछ कुछ एक्टिविटी जैसा पेंटिंग का काम है, साथ साथ जो रीडिंग का भी। किस तरह की पुस्तकें आप पढ़ते हैं ज्यादा करके? जैसे मोस्टली लेके तमिल में जो जितना महापुरुषों हैं उन लोग के बारे में जैसा जानने के लिए, समझने के लिए जो काफी कुछ अभी किताब पढ़ने के लिए एक अवसर मिला है, उससे काफी कुछ प्रेरणा मिलती है जैसा किस चुनौती को किस तरीके से हमको सामने करना है, उसी को लेकर काफी एक आइडियाज भी मिलते हैं और आपके एक मोटिवेशन भी मिलते हैं। और साथ साथ आजकल जैसा ओटीटी प्लेटफॉर्म्स में भी इस संबंधित जैसा डॉक्यूमेंट्री देखने के लिए और देश दुनिया में अन्य इलाके में किस तरीके से जो समस्या रहा है उसको समाधान करने के लिए उधर का जो जनता और जैसा सिक्योरिटी फोर्सेस ने मिलकर किस तरीके से काम किया, इन सब चीज से देखकर उससे भी कुछ आइडियाज मिलते हैं। इस प्रकार थोड़ा काम के अलावा चेंज भी होता है आपको और आप उससे, परंतु हम आपको देख पा रहे हैं जिस तरह से कि आपने तनाव मुक्त होने के अपने फ्री समय को भी आप पूरी तरह से काम में ही समर्पित रखते हैं और शायद आपकी यही लगन और समर्पण का परिणाम है जो आपको इतनी बड़ी उपलब्धि आज सबके सहयोग से मिली है। आपने बताया कि आप पेंटिंग भी करते हैं, तो किस तरह की पेंटिंग आप करते हैं?
जैसे भी जो ऑयल पेंटिंग है वो भी अभी सीख रहा है। परिवार में जैसा अन्य सदस्य अच्छे से कर लेते, उनसे सीखने के लिए अभी प्रयास जारी है। थोड़ा बहुत जो ऑयल पेंटिंग और कैनवास पेंटिंग कर लेते हैं। कैनवास पेंटिंग करते हैं आप, तो ये सारी चीजें भी आपको तनाव मुक्त रखने में मदद करती है। योगा वगैरह भी कुछ आप, या संगीत सुनना भी पसंद करते होंगे? जैसे संगीत की दिशा में काफी जैसा अवसर नहीं मिला है, लेकिन कभी कभी समय मिलते सुनते हैं आप? जी। बधाई हो, आपने 25 लाख रुपए की लॉटरी जीती है। सिर्फ एक क्लिक और आपकी मेहनत की कमाई किसी और के खाते में। याद रखिए, बैंक कभी भी फोन, मैसेज या लिंक के माध्यम से आपका OTP, पिन या पासवर्ड नहीं मांगता। अनजान लिंक पर क्लिक ना करें। आपकी व्यक्तिगत जानकारी किसी के साथ साझा ना करें। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, साइबर अपराधियों से बचें। साइबर सुरक्षा आपकी जिम्मेदारी। फोन बज रहा है, लेकिन अगर आप वाहन चला रहे हैं तो ये कॉल कुछ देर बाद भी उठाई जा सकती है। एक कॉल, एक मैसेज या एक पल का ध्यान भटकना दुर्घटना का कारण बन सकता है। वाहन चलाते समय मोबाइल का उपयोग ना करें। हेलमेट और सीट बेल्ट का उपयोग करें। सुरक्षित ड्राइविंग अपनाइए, क्योंकि जिंदगी किसी कॉल से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। बस्तर में आपने बहुत लंबा समय बिताया है और बस्तर नैसर्गिक सौंदर्य और आदिवासी बाहुल इलाके के लिए जाना जाता है, तो बस्तर आपको कैसा लगता है? बस्तर प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर है। इधर का जो सांस्कृतिक विरासत है, कल्चरल हेरिटेज है, वो भी देश में कई जगह काफी प्रसिद्ध है। जैसे इधर का चित्रकूट वाटरफॉल से लेकर कुरुमसर केव से लेकर अभी हाल फिलहाल में जो होम स्टे इको टूरिज्म के लिए भी काफी कुछ अभी संभावना नजर आ रहा है। और साथ साथ जो बिल मेटल का क्राफ्ट वर्क है और इधर के जितना भी कला संस्कृति, इसको लेकर काफी अभी देश दुनिया में प्रसिद्ध होते जा रहा है। और बस्तर का एक नया आइडेंटिटी है, वो काफी पॉजिटिव रूप से, एक वाइब्रेंट रूप से अभी उभर कर सामने आ रहा है। उसको आगे बढ़ाने के लिए अभी बस्तर पंडुम का जो आयोजन किया गया था वर्ष 2025 और 26 में 2 एडिशन हुआ। इसमें माननीय केंद्रीय गृह मंत्री महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय, इवन अभी 2026 में माननीय राष्ट्रपति महोदय भी बस्तर में आकर इन सब कला को बढ़ावा देने के लिए, कलाकारों को एक मोटिवेशन देने के लिए काफी एक अच्छा काम हुआ। और निश्चित रूप से आने वाले समय में बस्तर इन सब पॉजिटिव आइडेंटिटी के साथ जो काफी मजबूती से अपना एक कदम आगे बढ़ते जाएगा। बिल्कुल, जो आज तक बाहर के लोग बस्तर के प्रति एक अलग धारणा रखते थे, एक नकारात्मक सोच थी कि वहां टूरिज्म के लिए जाएं या ना जाएं, पर शासन प्रशासन के प्रयासों से जो आज नया बस्तर बन रहा है, उसकी पहचान निश्चित तौर पर विश्व के पर्यटन स्थलों में शामिल होगा। और व्यक्तिगत तौर पर ये तो आपने बताया कि आपने जो शासन के साथ के जो आपके अनुभव थे, और व्यक्तिगत तौर पर आपने बहुत जगह भ्रमण भी किया होगा देश में, तो उन जगहों के मुकाबले बस्तर आपको कैसा लगता है? बस्तर को आप किस रूप में देखते हैं? निश्चित रूप से बस्तर का अपना एक अलग खूबसूरती है, एक अलग पहचान है। इधर जैसा इधर का प्राकृतिक सौंदर्य से लेकर इधर का नदी नाला, पहाड़ी है, घना जंगल है, इधर के जो आदिवासी जो संस्कृति है, इधर का बोली है, गोंडी, हल्बी, गोदोली से लेकर अलग अलग बोली अपना आप में एक खूबसूरत भाषा है। और इधर का जो जनता का प्यार और स्नेह है, इस प्रकार बस्तर जो सभी विषय को लेकर प्राकृतिक सौंदर्य से लेकर जो इधर का कल्चर है, इधर का जो जनता का जो स्नेह और प्यार, इस प्रकार देखा जाएगा बस्तर अपना आप में एक अलग आइडेंटिटी रखते हैं। और निश्चित रूप से अलग अलग क्षेत्र का अलग अलग खूबसूरती, कश्मीर का अपना एक ताकत है, जैसे दक्षिण भारत में अनेक ऐसे टूरिस्ट प्लेसेस, इसका एक अलग आइडेंटिटी है। नॉर्थ ईस्ट में भी अपना खूबसूरती है, बट बस्तर इसमें अपना एक यूनिक एक आइडेंटिटी, जैसा बस्तर दशहरा के जो बारे में चर्चा करते, दुनिया में एकमात्र ऐसा फेस्टिवल जो 75 डेज लॉन्ग चलने वाला फेस्टिवल है। दुनिया में संभवतः ऐसा इतना लंबा कोई एक फेस्टिवल नहीं होते हैं। इस प्रकार अलग अलग विषयों को लेकर बस्तर का एक यूनिक आइडेंटिटी, निश्चित रूप से इसको देखने के लिए, समझने के लिए काफी लोग अभी इच्छुक भी है। अवकाश प्राप्त करने के बाद आपने सोचा है कि मैं बस्तर में रहूं, या वापस आप अपने पैतृक स्थान पर जाना चाहेंगे? जैसा अभी वर्तमान में तो सेवा में है, सेवा में शासन जहाँ जिम्मेदारी देते उसी इलाके में हम लोग अपना पूरा मन से काम करते, लेकिन बाद में जैसा रिटायरमेंट होगा उसके बाद फिर
हमेशा जो ऑफिसर्स के मन में ये बात रहती है अपना परिवार या अपना जो लोग जो रहते हैं में जाकर उधर सेटल होने के लिए, लेकिन अभी काफी समय के हिसाब से अभी आपने सोचा नहीं है। बस्तर के जो लोग हैं है ना, आदिवासी लोगों को भी आपने करीब से देखा है, ग्रामीणों को भी आपने काफी करीब से देखा है और शहरी लोगों से भी आपकी मुलाकात होती रहती है। तो बस्तर के लोगों में और जागरूकता के स्तर में और बाहर के लोगों में आप किस तरह से एक तुलनात्मक आप देखते हैं उन्हें? निश्चित रूप से इधर के जो क्षेत्र की जनता काफी संवेदनशील है और अपना जल जंगल जमीन को रक्षा करने के लिए काफी समर्पित भी है और प्रकृति से काफी उनका क्लोज कनेक्शन भी रहते हैं और उनके नीड से काफी सीमित है। कभी उनके मन में किसी प्रकार का कोई लालच या किसी प्रकार का कोई ग्रीड नहीं रहते हैं और इस विषय को लेकर मतलब लगातार क्षेत्र की जनता को इस प्रकार का जो एक खूबसूरत उनके जो एक ट्रेडिशनल कल्चर है उसको संरक्षण करने के लिए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए शासन की ओर से कार्रवाई की जा रही है और पुलिस प्रशासन भी अपना ओर से जितना इसको संरक्षण करना है उसके लिए जनता को सहयोग करने के लिए काम भी लगातार करते आ रहे हैं, क्योंकि इस क्षेत्र का जो निर्णय क्षेत्र की जनता ही कर सकता है। क्षेत्र आगे किस दिशा में जाना है, किस दिशा में इसका विकासकारी होना है, इन सब पे क्षेत्र की जनता का काफी एक महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। उस हिसाब से उनका सक्षम बनाने के लिए, इम्पावर करने के लिए शासन लगातार अभी प्रयास रहते हैं। निश्चित रूप से आने वाले समय में हमको काफी इसमें पॉजिटिव डेवलपमेंट्स देखने को मिलेगा। मतलब बस्तर की जो जनता है वो आपको बौद्धिक रूप से समृद्ध भी नजर आती है और संवेदनशील भी, और आदिवासी जो यहाँ के हैं वो जाने जाते हैं सीमित संसाधनों में अपने जीवन निर्वाहन के लिए, और आपने भी इसे बहुत करीब से जाना, पहचाना और बिल्कुल सटीक इसकी व्याख्या की। बहुत बहुत धन्यवाद। आप कुछ और कहना चाहेंगे हमारे बस्तर वासियों को आकाशवाणी के माध्यम से, कोई संदेश? और आप इतने सालों से यहाँ रहे हैं तो मुझे लगता है कि आप यहाँ की जो लोकल स्थानीय भाषा है या बोली है उस पर भी थोड़ा बहुत तो आपने कुछ न कुछ सीखा ही होगा। आप ऐसा कोई संदेश देना चाहेंगे तो आप दे सकते हैं। बस्तर क्षेत्र की शांति, सुरक्षा और विकास हम सबके एक संयुक्त जिम्मेदारी है। शासन की ओर से पुलिस, सुरक्षा बल, स्थानीय प्रशासन सभी ने अपना अपना कार्य करते आ रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में बस्तर को और मजबूती दिलाने के लिए, बस्तर को एक सकारात्मक पहचान दिलाना है, हम सबका एक संयुक्त रिस्पॉन्सिबिलिटी है। विशेष तौर पर जो युवा वर्ग है उनसे हमारा अपील रहेगा, जो अभी इतना परिश्रम के बाद हमारा सैकड़ों के जवानों को शहादत के पश्चात, क्षेत्र के निर्दोष जनता का कुर्बानी के पश्चात, जनप्रतिनिधि भी कई लोग का बस्तर क्षेत्र की शांति के लिए उन्होंने भी अपना जान का कुर्बानी दिया। इन सब के पश्चात हमको एक नया बस्तर प्राप्त हुआ, इसको और संभाल कर रखना चाहिए और उसका नया दिशा और नया स्वरूप देने के लिए हम सब मिलकर काम करना चाहिए। मैं पुनः सभी क्षेत्र की जनता से आग्रह करना चाहूंगा, हम लोग सब मिलकर काम करें ताकि जो आने वाले समय बस्तर एक अच्छा पॉजिटिव आइडेंटिटी के साथ देश दुनिया के सामने अपना नया पहचान बनाकर सबके लिए एक दिशा दे सकता है। बहुत ही बढ़िया बात आपने कही कि जिस परिश्रम से आप निकाल कर लाए हैं बस्तर को और एक नए बस्तर को विकसित करने के उद्देश्य में खड़े हैं सारे लोग मिलकर, इसमें हमारी जनता को और हमारी युवाओं को आगे आना होगा ताकि भविष्य में बस्तर की जो छवि है वो विश्व के समक्ष, पूरे देश के समक्ष एक ऐसी छवि के रूप में निर्मित हो जिसे लोग सदियों तक याद रख सकें। सुंदरराज जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने हमें इतना समय दिया और आपने इतनी सरलता से अपनी बातों को रखा और लोगों ने आपके बारे में जाना कि किस तरह से आप बस्तर को देखते हैं और कितनी सहजता से इतना बड़ा कार्य किया कि आज बस्तर को नक्सल मुक्त की श्रेणी में ला करके रख दिया है। तो इस काम को करने के लिए आपने कहीं से कोई विशेष परिश्रम किया या आप इसको काम की तरह लेते हुए बस करते करते आपने इसे कर लिया? बस्तर का भी बदलते तस्वीर है, इसमें एक छोटा योगदान देने के लिए हमें भी शासन की ओर से अवसर मिला और क्षेत्र की जनता के हमेशा प्यार और स्नेह रहा, समर्थन रहा। समाज के सभी वर्ग के लोग, जैसा इधर के स्थानीय जनप्रतिनिधि से लेकर स्थानीय जो समाज के वरिष्ठ जन से लेकर नागरिक, सबका हमेशा एक इस दिशा में एक पॉजिटिव समर्थन हमेशा रहा और इसको इस टाइप का परिस्थिति में काम करने के लिए और परिवर्तन करने के लिए हमको भी एक छोटा सा भागीदारी होने का अवसर मिला। उसी को लेकर काफी एक मन में संतुष्टि है और आने वाले समय में और भी इससे प्रेरणा लेकर मतलब क्षेत्र की जनता के लिए जितना और बेहतर कर सकता उसी के साथ। महिलाओं के लिए कोई खास संदेश आप देना चाहेंगे? यहाँ की महिलाओं को आपने किस रूप में देखा और क्या संदेश आप देना चाहेंगे? जी, इधर का बस्तर क्षेत्र की जो महिला काफी जागरूक है, काफी जैसा मेहनती भी है, जैसा हम लोग देखते हैं मतलब जंगल में या कभी गांव में कभी भी जाते माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूसर्स को कलेक्शन से लेकर उसका आगे प्रोसेसिंग तक और मार्केटिंग तक काफी मेहनत से काम करते हैं। खेती किसानी में भी उनका काफी अच्छा योगदान रहता है। घर के संभालने के साथ साथ जो आर्थिक एक
स्थिति को भी संभालने में उनका काफी एक अच्छा भूमिका रहते हैं। और निश्चित रूप से आने वाले समय में जो बस्तर के एक नया दिशा मिलेगा उसमें महिला का भी भागीदारी काफी महत्वपूर्ण रहेगा। मैं उन्हें भी काफी शुभकामनाएं देना चाहूंगा, क्योंकि उन्होंने भी काफी सैक्रिफाइस किया। इधर का जो विषम परिस्थिति रहा, मतलब उन सबको सामने किया, फिर मजबूती से हिम्मत रखा और फिर एक एक कदम आगे बढ़ते गए। और उनका भी हम लोग की ओर से काफी बहुत बहुत शुभकामनाएं भी हैं। जी। बस 1 मिनट, सिर्फ 1 मिनट की जल्दी, और कभी कभी वही 1 मिनट पूरी जिंदगी बदल देता है। हेलमेट पहनिए, सीट बेल्ट लगाइए, गति सीमा का पालन कीजिए और वाहन चलाते समय मोबाइल से दूरी रखिए, क्योंकि कोई आपका इंतजार कर रहा है सुरक्षित घर लौटने का। यातायात नियमों का पालन करें, सुरक्षित रहें, अपनों को सुरक्षित रखें। आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने हमसे अपने विचार इतने सारे साझा किए, और आपका स्टूडियो में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, थैंक यू मधु जी। और आपके माध्यम से सभी आपके जो लिसनर्स को हमारे ओर से काफी हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। जी, धन्यवाद।